हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोराव क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं कपिल शांडिल्य ईवीएस की इस नई क्लास में। और ये क्लास बहुत स्पेशल क्लास है क्योंकि ये क्लास जो डिजाइन की गई है वो आपकी डिमांड पे की गई है। हमने आपको जो है कंप्रिहेंसिव रूप से फंडामेंटल राइट करवा दिया है, वो कोर्स में आपको करवा दिया है। इसके अलावा शायद क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस हुए हैं जो फंडामेंटल राइट्स पे थे। ठीक है, इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के काफी क्वेश्चन जो है डीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भी हमने डिस्कस किए हैं। लेकिन अब बच्चों की डिमांड आई थी कि स्टैटिक जीएस का के रूप में जो है फंडामेंटल राइट एक बार करवा दी जाए। जो आपको कंटेंट में करवाया है उसमें 14 आर्टिकल से लेकर 24 तक तो बिल्कुल आर्टिकल वाइज बताया ही है। उसके बाद आपको बता दिया गया है 25 से 28 तक जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद 29 से 30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। तो ये आपको बता दिया गया है। लेकिन एक बार फिर से जो है आर्टिकल वाइज आपको करवाने की एक कोशिश है क्योंकि काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी, और खासतौर से कुछ बच्चे जो है क्योंकि जो डीएसएसबी की जीएस आती है उसमें ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इसलिए, और इसके अलावा केवीएस में तो ये टॉपिक इंक्लूडेड ही है। तो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा सा डीप पूछा जाने लगा है कुछ एग्जाम में, खास जैसे डीएसएसबी में। तो अब हमने क्या किया है कि कुछ कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन डिजाइन किए हैं और कुछ स्टैटिक जीएस यानी कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो डिजाइन किए हैं। और टोटल हम 40 क्वेश्चन जो है वो जो इसमें करने वाले हैं। तो 40 क्वेश्चन करने के बाद आपको बहुत बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपको जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप हर आर्टिकल को इजीली जो है एप्लीकेशन बेस्ड भी और स्टैटिक जीएस के रूप में जो है अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ ए फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक अधिकारों के एक एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग का उदाहरण नहीं है। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। इनमें से कौन सा एक उदाहरण नहीं है। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़े हैं तो उससे आपको जो है बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन अब मैं भी आपको बताने वाला हूँ। वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन द फार्म्स। पंजाब से सॉरी बिहार से वर्कर पंजाब जाके काम कर रहे हैं, तो क्या ये फंडामेंटल राइट के अंदर, क्या वो उनको फंडामेंटल राइट है इस चीज का। उसके बाद है, क्रिश्चियन मिशन सेट अप ए चेन ऑफ मिशनरी स्कूल। ईसाई मिशनों ने क्या किया कि ये वो स्थापित कर रहे हैं मिशनरी स्कूलों की एक श्रृंखला। क्या ये फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। एक्सप्रेसिंग थॉट्स फ्रीली, तो इसने कहा कि स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, क्या ये फंडामेंटल राइट में दिया हुआ है। उसके बाद है, पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों द्वारा को विरासत में मिलना। इनमें से कौन सा एक जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं है, कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब देखिए, क्वेश्चन को समझना सीखिए और आंसर देना सीखिए। कई जैसे कि हमने क्विज किए, टेलीग्राम चैनल पर क्विज किए, तो उसमें हमने देखा कि बच्चों ने आंसर आता था, बहुत सारे बच्चों को आंसर आता था, बस उन्होंने जो है क्वेश्चन को नहीं समझा और सारे ऑप्शन नहीं पढ़े। इसकी वजह से जो है, देखिए मैं बताता हूँ, 10% बच्चे जो हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो जो उनको आता है उसी को मिस्टेक से जो है गलत करके आते हैं। तो फोकस करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा जो है फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज मतलब अप्लाई प्रयोग करे हैं उसका उदाहरण नहीं है, और ना ही कॉम्बिनेशन दिया है। तो इसका मतलब ये है कोई एक जो है फंडामेंटल राइट नहीं होगा और 3 फंडामेंटल राइट होंगे। ठीक है, अब देखिए, वर्कर्स फ्रॉम बिहार गो टू पंजाब टू वर्क ऑन फार्म्स। तो आर्टिकल जो 19 है वो कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ बहुत सारी जो है फ्रीडम आपको देता है। उसमें एक फ्रीडम है कि आप कहीं पर भी भारत में जाके ट्रेवल कर सकते हैं और कहीं पर जाकर भी बस सकते हैं, और जो कोई भी प्रोफेशन जो लीगल प्रोफेशन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है लीगल प्रोफेशन जो है वो पंजाब में जाके वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फंडामेंटल राइट। उसके बाद देखिए, क्रिश्चियन मिशन सेटअप ए चेन ऑफ मिशनरी स्कूल। तो ये जो है आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज है दे हैव द राइट टू एस्टेब्लिश देयर स्कूल्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब हमें ढूंढना कौन सा है, एक एग्जाम्पल जो नहीं है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये दोनों तो काट दिए जाए, अच्छा रहेगा। एक्सप्रेसिंग थॉट्स फ्रीली, तो ये भी आर्टिकल 19 के अंदर दिया है कि भाई आप अपने विचार फ्रीली कह सकते हैं।
विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर। ये भी ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर एलिमिनेशन मेथड से भी देखें तो आपका आंसर निकल ही आया है। पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। माता पिता की संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलना। तो ये आंसर जो है नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 31 जो था, जिसके अंदर संपत्ति का अधिकार दिया गया था 31, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि एक लीगल राइट है। ठीक है, तो आपके टॉपिक जो सिटीजन राइट्स है उसमें लीगल राइट्स भी पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे, और कुछ नेचुरल राइट या ह्यूमन राइट का जिक्र भी आएगा। ठीक है, तो 3 कैटेगराइजेशन होता है। ह्यूमन राइट जो यूनिवर्सल अर्थ पर जो है सभी ह्यूमंस को राइट कुछ दिए गए हैं, वो ह्यूमन राइट कहलाते हैं। लीगल राइट जो कि स्टेट ने दिए हैं कानून के द्वारा। ठीक है, और फंडामेंटल राइट जो फंडामेंटल राइट स्पेशली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। तो अब आपको एक बात थोड़ी सी मैं समरी करवाऊंगा, वो समरी आपको भी हेल्प करेगी, आप भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब देखिए, आपको बहुत शॉर्ट में आपको जो है एक समरी करवाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान के पार्ट 3 में दिए गए हैं। कौन से पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 3 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद जो ये पार्ट 3 है, ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक चलता है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि पार्ट 3 कितने कौन से आर्टिकल के बीच में, तो आंसर ये हो जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो 14 से लेकर 32 तक चलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 14 से शुरू हो जाएंगे और 32 तक चलेंगे। उसके बाद पूछता है कि फंडामेंटल राइट हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया वो किस देश से लिए हैं? तो यूएसए से लिए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये भी पूछ लेता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि जब इमरजेंसी लगती है तब वो जो है बैन हो जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है इमरजेंसी जब हो जाती है। तो वो फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बिल्कुल जो है प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ये हो जाता है। लेकिन कौन से 2 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इमरजेंसी में भी नहीं होते कैंसिल? तो वो है 20 से 21। जो ये 2 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कभी जो है कैंसिल नहीं होते। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि 12 आर्टिकल क्या कहता है। तो 12 आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है स्टेट, ठीक है, स्टेट को आदेश देता है। एक तरह से फंडामेंटल राइट जो है ना, वो एनफोर्सिएबल है कोर्ट के अंदर, क्योंकि स्टेट को ये देने पड़ेंगे। ये स्टेट के ऊपर जो है एक दायित्व है, एक तरह की ड्यूटी है स्टेट की, कि सब सिटीजन्स को उसको फंडामेंटल राइट देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 12 में कहा गया है कि भाई कोई कंफ्यूजन में न रहे, स्टेट कौन कौन है वो आपको बताया जा रहा है। तो स्टेट में उसने कहा कि भाई देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा लोकल बॉडी जो है ना, वो भी अपने आप को स्टेट ही समझे, हम सबको आदेश दे रहे हैं, तो लोकल बॉडी भी स्टेट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा एनी अदर गवर्नमेंट। ठीक है, एनी अदर गवर्नमेंट, उनको कह रहे हैं कि पहले तो समझ लीजिए कि स्टेट क्या है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि स्टेट देगा, स्टेट जो है ना फंडामेंटल राइट देने की ड्यूटी स्टेट की है। ये आर्टिकल ये कह रहा है। उसके बाद आर्टिकल 13 आ जाता है। तो आर्टिकल 13 जो अनुच्छेद 13 है वो क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करके मैं आपको बताता हूँ। तो आर्टिकल जो ये है, ये कहता है कि भाई जो जितने भी लॉ जो हैं, अगर कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, संविधान से पहले अगर कोई ऐसा लॉ था, संविधान लागू करने से पहले अगर कोई लॉ था, और वो लॉ कहता है कि देखिए, जैसे भारत आजाद हुआ तो उस समय पे अंग्रेजों के कानून चल रहे थे। तो ये कहता है कि अगर उनमें से कोई भी ऐसा कानून है जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अलाउ नहीं करता है, वो सारा जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को जो है रोकता है, चुनौती देता है, तो वो वाइड माना जाएगा। ठीक है, और उसको वाइड एंड नल कहा जाएगा, मतलब वो रद्द हो गया है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली वो स्टेट्स को भी कहता है कि स्टेट्स भी कोई ऐसा कानून न बनाए जिसकी वजह से फंडामेंटल राइट्स को नुकसान हो। ठीक है, ये बात आर्टिकल 13 में कही गई है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 14 से, और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो फंडामेंटल राइट है, इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, समानता का अधिकार। सबको समान बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, सभी समान हैं,
समानता का अधिकार सबको मिलना ही चाहिए, किसी को छोटा बड़ा या ऊंच नीच या किसी भी तरीके से हीन नहीं मानना चाहिए। ये राइट टू इक्वलिटी है, ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, हर एक आर्टिकल के बारे में बताता हूँ। तो 14 आर्टिकल जो कहता है वो क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ होगा पहली बात तो। ठीक है, कानून के हिसाब से सब चीजें चलेंगी। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगा, मतलब हर आदमी लॉ के सामने बराबर है। ठीक है, हर आदमी इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के समान सामने सब बराबर है। ठीक है, किसी को विशेष ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और उसके साथ साथ कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ इक्वल रूप से सबको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है या फिर वो अमीर है गरीब है। तो इक्वल ट्रीटमेंट जो है वो भी होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए किसी ने कोई गुनाह किया है तो गरीब को भी उतनी सजा मिलेगी और अमीर को भी उतनी सजा मिलेगी। तो इक्वलिटी होगी बिफोर लॉ। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको लॉ उसी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो ये कहता है कि भाई कास्ट, रेस, जेंडर, ठीक है, इन सभी क्लास, इन सब के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन जो है कोई भी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ पब्लिक प्लेसेस पे सबको एक्सेस होगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जाति प्रथा इतनी गहरी हो गई थी इस टाइम पे कि कुएं से पानी अगर कोई सो कॉल्ड नीची जाति जिसको कहा जाता था, उसको कुएं पे पानी नहीं लेने दिया जाता था, तो उनके कुएं अलग की कर दिए जाते थे। तो पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस जो है उनको नहीं दी जाती थी। ठीक है, तो अब इसमें कहा कि पब्लिक प्लेस पे एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा स्टेट, राज्य। ठीक है, ये अधिकार दिलवाएगा। अगर उनको इस तरीके से कहीं पे मंदिर में या कहीं पे भी घुसने से रोका जाता है तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 के तहत जो है वो वायलेट हो रहा है। उसके बाद आता है आर्टिकल 16। तो ये कहता है कि सभी लोगों को जो है जो पब्लिक सेक्टर है, यानी कि जो पब्लिक जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके अंदर एक्सेस होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट जो है मिलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रेस, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जनजाति से हो, किसी भी क्लास से हो या जेंडर हो, सबको जो है पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के में एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत बार जो है आर्टिकल वाइज पूछा जाता है। फिर आ जाता है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है, देखिए ये कहता है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की एक ऐसी चीज थी कि लोगों को इम्प्योर समझा जाता था। ठीक है, उनको इम्प्योर समझाता था ज्यादा था, और उनको अगर उनकी छाया भी किसी पे गिर जाए तो कहा जाता था इसने उसको अपवित्र कर दिया है। तो इसको कहते हैं अस्पर्श, मतलब छूना नहीं। ठीक है, अस्पर्श मतलब स्पर्श करेंगे नहीं, नहीं, इनको अस्पर्श करना है। तो अस्पृश्यता का अंत करता है। और अगर कहते हैं अगर कोई बंदा अभी भी जो है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो उस व्यक्ति को जो है पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट रह गया इसी के अंदर समानता लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए किसी को छोटा नहीं दिखाया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर में भी सबको बराबर मौका दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके साथ साथ देखिए कास्ट, क्रीड, रेस के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पब्लिक प्लेसेस पे सबको इक्वल एक्सेस होगा। ठीक है, चाहे वो रोड है या फिर कोई स्कूल है या कोई ऐसा स्थान है जैसे कुआं है, तालाब है, उन पर जो है सबको इक्वल एक्सेस दिया जाएगा। अब लास्ट रह गया 18। ठीक है, 18 आर्टिकल कहता है अबोलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। ठीक है, जो राजा महाराजा इस तरह के टाइटल लेके बैठे थे ना, वो टाइटल जो है वो अबोलिश कर दिए गए। और उसके साथ साथ जो है स्टेट भी किसी को इस तरीके के टाइटल नहीं देगा। इसके अलावा जो है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो बाहर की किसी गवर्नमेंट से जो है टाइटल नहीं लेंगे, और लेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेके लेंगे। तो ये हमारा पहला जो है फंडामेंटल राइट, जो कि समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ये अधिकार हमारा है। तो आर्टिकल वाइज आप इसको फिर से रिवीजन में आएगा, क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको ये आर्टिकल क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको जो है अच्छे से बताए जाएंगे। अब दूसरा जो अधिकार आता है, वो दूसरा अधिकार आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इसके अंदर जो है 19 से 22 तक ये जो है फंडामेंटल आर्टिकल्स आते हैं, और एक एक आर्टिकल को हम देखते हैं। तो देखिए 19 आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, आप अपने विचार रख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, तो अपने थॉट्स को आप लोगों के सामने फ्रीली रख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो है इसी के आर्टिकल के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो इसी के अंदर है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 19 के अंदर है। उसके बाद यही वो आर्टिकल है जो कि इमरजेंसी के टाइम सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन हर फंडामेंटल राइट के साथ एक कंडीशन है, जैसे ये भी वो है राइट है कि लोगों को धार्मिक रूप से ना भड़काए, मोरलिटी जो है, आप ऐसी बातें ना करें पब्लिक में आके जो मोरल ना हो। तो आप एक्सप्रेस तो कीजिए, लेकिन अच्छी चीजें एक्सप्रेस कीजिए। सोसाइटी की नॉर्म्स को आप जो है चैलेंज मत कीजिए इस तरीके से, मतलब गलत तरीके से एक्सप्रेशन नहीं करना है, ये बाउंडेशन है। तो हमें राइट्स तो मिले हैं, पर विद टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, तो इमरजेंसी, और इसमें कहा गया है कि आप फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वर्शिप जो है फ्रीडम आपके पास है। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि आप भारत में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, तो ये भी फ्री एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि आप जो है ना राइट टू, आप यूनियन बना सकते हैं, संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, उसके साथ साथ ये कहता है कि असेंबल हो सकते हैं, कहीं पर सभा करने का अधिकार है आपको, लेकिन वो अनआर्म्ड होगा, आप हथियारों के साथ इकट्ठे नहीं होंगे। अनआर्म्ड असेंबली की आपको अधिकार है। इसके साथ साथ जो है आप कहीं पर भी भारत में जाकर जो है अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, रह सकते हैं, हाउसिंग कहीं पर भी जाके आप पूरे भारत में कहीं भी जाके रह सकते हैं। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको अलाउड हालांकि नहीं किया जाता है, जैसे बॉर्डर एरिया है। वो किस पर्पज से होता है, वो सिक्योरिटी पर्पज से होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी पर्पज से ये चीज जो होती है, इसको तो हम कह नहीं सकते। बॉर्डर एरिया में आपकी भी सिक्योरिटी जरूरी है। कुछ ऐसी रणनीतिक चीजें होती हैं जो दुश्मन को नहीं पता चलनी चाहिए, पब्लिक वहां नहीं आनी चाहिए, ऐसी चीजें तो होती हैं। तो इसके अलावा जनजातीय एरिया में जाके आपको जो है रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि उनका कल्चर जो है अलग तरह का होता है, आप वहां जाके उनको डिस्टर्ब ना कर दें। तो वह जनजातीय एरिया में जो है आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पर आपको ये राइट जो है नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो है आप अपने मन से जो है जो प्रोफेशन करना चाहें, जो काम करना चाहें, वो कर सकते हैं, ये आर्टिकल 19 कहता है। तो प्रोफेशन जो है वो लीगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स बेचने लग जाए। ठीक है, तो प्रोफेशन वो है जो कानून अलाउ करता है, अपनी मर्जी से कोई भी आप प्रोफेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन, इनमें से कौन सी फ्रीडम जो है इंडियन सिटीजन को नहीं मिली है। अभी हमने बात शुरू की थी जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू फ्रीडम के बारे में बात कर रहे थे। तो इनमें से कौन सी जो है वो लोगों को नहीं मिली है। फ्रीडम टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ये तो हमने देखा है, ये तो मिली हुई है। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब एक गलत होगा और तीन ठीक होंगे। हमें तीन छांटने हैं, एक अपने आप मिल जाएगा। तो फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट तो ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो हमें मिला हुआ है। फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, तो आपको देखा था कि आप हथियारों के साथ जो है विद्रोह नहीं कर सकते। ठीक है, आर्म्ड रेवोल्यूशन जो है ये हथियारों के साथ आप नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला आपको अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये ही हमारा सही आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए, आपको ये अधिकार दिया हुआ है, तो ये ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है फ्रीडम टू अपोज द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान के जो केंद्रीय मूल्य हैं उनका विरोध क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन सशस्त्र क्रांति नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता है आपको। संविधान देखिए जो बनाया गया था
1950 में जो लागू किया गया। आप सभी जानते हैं कि संविधान का जो निर्माण जो हुआ था वो 2 साल 18 महीने 11 महीने 11 मंथ और 18 डेज में हुआ था कंप्लीट। और ये 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो इसलिए अब 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करके वहां अपना तिरंगा जो है लहराया था। तो इस डेट को इज्जत देने के लिए हमने पूरी तरीके से जो इसको लागू किया 26 जनवरी को। ठीक है, तो ये चीज तो हम सभी जानते ही जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखने की बात है कि क्या संविधान जो बना है उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता रहती है। 1950 में जो संविधान हमने लागू किया था, 1951 में ही हमने पहला संशोधन कर लिया था। ठीक है, तो संविधान या कानून तो बदलते रहना चाहिए समय के हिसाब से। तो हम सेंट्रल वैल्यूज जो संविधान की ना उसको अपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसका विरोध कर सकते हैं, हम किसी चेंज की जो है डिमांड कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के अंदर ये कौन सा राइट जो है अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, राइट टू वर्क, क्या काम करने का अधिकार आपको मिला है फंडामेंटल राइट में? नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, क्या आपको पर्याप्त आजीविका का अधिकार मिला हुआ है? अगर ऐसा होता तो किसी भी बेरोजगार को जो है बेरोजगार कहाँ रहने दिया जाता, उसको तो रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाती, क्योंकि कितने फंडामेंटल राइट है सरकार को ही लागू करने हैं। अब देखिए राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। अब हम जो अगले फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, अपने संस्कृति और शिक्षा को जो है प्रोटेक्ट करने का जो अधिकार आपको दिया है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 30 के अंदर ये चीज दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 20 के अंदर, सॉरी आर्टिकल 29 के अंदर ये दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 30 नहीं, आप इसको ध्यान रखिए। और राइट टू प्राइवेसी, देखिए वैसे तो आर्टिकल 21 के अंदर उसकी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि राइट टू प्राइवेसी तो देखो प्रोटेक्ट करनी चाहिए लोगों की, लेकिन अभी तक इसको फंडामेंटल राइट के रूप में क्रिएट नहीं किया गया है। ठीक है, लीगल राइट के रूप में इसको इवॉल्व करने की कोशिश हो रही है, तो ये भी नहीं है। तो हमने देखना क्या है कि इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत उपलब्ध है। राइट टू वर्क नहीं है। ठीक है, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड भी नहीं है, इतने सारे बेरोजगार लोग हैं तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी भी अभी तक नहीं है। ये वाला राइट आपको फंडामेंटल राइट के रूप में दिया हुआ है। अपनी संस्कृति की रक्षा करने का जो अधिकार है वो आपको दिया हुआ है। निजता का अधिकार अभी नहीं मिला, ये लीगल राइट के रूप में इवोल्व हो रहा है। अभी आप देखिए व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे नई नई पॉलिसी आती है, ट्विटर के साथ सरकार की खींचातानी होती है, वो कहते हैं हम पब्लिक की प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हैं, सरकार कहती है कि नहीं, इंटरनल वो प्रोटेक्शन के लिए जो है हमें आपसे जो है ये इनके मैसेज में एक्सेस चाहिए, अब काम करने का अधिकार भी नहीं है। तो ये इस तरीके से जो है हमने देख लिया कि हमारा आंसर हो गया सी अधिकार दिया हुआ है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की। आर्टिकल 19 हमने कर लिया है। ठीक है, आर्टिकल 20 भी जो है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इसके अंदर जो है कन्विक्शन के खिलाफ जो है आपको कुछ प्रोटेक्शन दिए गए हैं। मान लीजिए आपको पुलिस ने पकड़ लिया है तो आप को कन्विक्ट बना दिया जाए, तो इसलिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले तो क्या है कि अपने खिलाफ जो है विटनेस नहीं बना सकते आपको। मान लीजिए आपको किसी जेल में भर्ती बंद कर लिया और आपसे बयान लेके साइन करवा लिए, तो वो बयान कोर्ट में जाके नहीं ठहरते। आप जाके अगर ये कह देते हैं कि ये तो मेरे से जबरदस्ती करवाया है, तो वो बिल्कुल तभी के तभी रद्द हो जाते हैं। तो विटनेस जो है वो आपको नहीं बना सकते। उसके साथ साथ आपको जो है एक ही डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती एक ही गुनाह के लिए। उसके साथ साथ जो है आपको किसी भी गुनाह के लिए पिछले जिस समय पे वो गुनाह हुआ था उस कानून के हिसाब से जो है सजा मिलेगी। और मान लीजिए आपको सजा डिक्लेयर हो गई है और 1 महीने बाद एक नया कानून बन गया, तो उस कानून के हिसाब से नहीं, तो रेट्रोग्रेसिव जो है रूप से आपको सजा नहीं दी जाएगी। पुराने कानून मतलब पीछे से लागू नहीं होगी वो सजा, तो नए केस पे वो चीजें लागू होगी। तो ये आर्टिकल 20 कहता है। ठीक है, अब आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी।
यानी कि इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। तो ये कहता है कि किसी भी आदमी की लाइफ को जो है ना डेप्राइव लाइफ को जो है वो डेप्राइव नहीं किया जा सकता, या उसको उसको लाइफ को जो है उसके जीवन को खत्म नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट प्रोसीजर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई प्रोसीजर दिया गया है तो उसको फॉलो करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी को हम हत्या नहीं कर सकते, किसी को लाइफ को हम जो है खत्म नहीं कर सकते एक्सेप्ट अगर उसने कोई क्राइम किया हो, और उसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसको सारे राइट दिए जाएंगे, वो अपना पक्ष रख सकता है, उसको वकील दिए जाएंगे। अगर फिर भी वो कन्विक्ट घोषित होता है तो उसकी लाइफ को डिप्राइव किया जा सकता है और उसको सजा दी जा सकती है, किस गुनाह के लिए क्या सजा है उस हिसाब से। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 जो है ये आपको जो कुछ प्रोटेक्शन देता है जब आप कस्टडी में होते हैं। ठीक है, तो कस्टडी में मतलब आपको पुलिस पकड़ती है, तो सबसे पहले तो कोई जानने का अधिकार है आपको कस्टडी में क्यों लिया गया है, रीजन आपको जानने का अधिकार है। उसके साथ साथ आपको ये भी जानने का, आपको जो है वकील यानी आप अपना एक लॉयर जो है वो लेने का आपको अधिकार है। इसके अलावा जब आपको कस्टडी में लिया गया है उस कस्टडी के 24 घंटे के अंदर आपको जो है 24 आवर्स के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। ठीक है, लेकिन इस 20 आवर्स में ट्रेवलिंग टाइम शामिल नहीं होता, अगर ट्रेवलिंग भी करनी पड़ी है तो वो इसके अंदर जुड़ जाता है। तो ये हमारा आर्टिकल 22 हो गया। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ साथ फ्रीडम ऑफ अगेंस्ट द कन्विक्शन, ठीक है, वो भी हो गया, और राइट टू लाइफ भी हो गया। और फ्रीडम एक और हमने डिस्कस कर ली आर्टिकल 22 में कि आपको जो है किसी भी केस में जब कन्विक्ट किया जाता है तो आपको जो है पूरे राइट दिए जाएंगे अपने आप को निर्दोषित करने का। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 की। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 क्या कहता है कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिक नहीं करनी है, मानव तस्करी पे बैन करता है कि भाई जैसे महिलाओं की खासतौर से और बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है उसके शोषण के लिए, वो फिजिकल शोषण भी हो जाता है, एक्सप्लोटेशन भी हो जाता है, और उनको जो है उनके बॉडी ऑर्गन्स को बेचने के लिए बहुत सारी ब्लैक मार्केटिंग के लिए उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा आपसे जो है बेगार नहीं करवाई जाएगी। बेगार क्या होता है, बेगारी पे बैन करता है कि आपसे जो है बगैर पैसे दिए अगर काम करवाई जाए तो उसको बेगारी कहा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 24 ये कहता है कि अंडर अगर बच्चों की एज जो है वो 14 से कम है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को माइंस वगैरह में, फैक्ट्रीज वगैरह में, इनमें एम्प्लॉयमेंट करना जो है वो गुनाह है। और इसके अलावा और दूसरे हैजार्डस वर्क जो हैं उनके अंदर इनको एम्प्लॉयमेंट करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो ये आर्टिकल 24 कहता है। तो दोनों में एक्सप्लोइटेशन होने से बचा रहा है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा राइट जो है अवेलेबल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार से? ये भी नहीं है, राइट टू वर्क नहीं दिया गया, राइट टू लाइवलीहुड नहीं दिया गया है, राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर ये आपको बताने वाले हैं अभी, और राइट टू प्राइवेसी नहीं। तो ये ये वाला जो है दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और जल्दी ही दो फंडामेंटल राइट और हम करेंगे डिस्कस। अब देखिए, विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड राइट इज मोर वैलिड? कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो कि डेमोक्रेसी और राइट्स के बीच में सही सबसे ज्यादा वैलिड है? लोकतंत्र और अधिकारों के बीच संबंध के बारे में इनमें से कौन सा कथन सबसे अधिक मान्य है? अब आपको देखना है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो है वो सही मानना है। तो मैंने इसमें एनसीईआरटी के जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं, बड़े कम्प्रीहेंसिव है, और पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे थे जो कि एज इट इज वहां से उठाए गए थे, वो क्वेश्चन इसमें शामिल करने की कोशिश की। अब देखिए, which of these statements about the relationship between democracy and right is more valid? Every country that is democracy gives right to its citizen. हर प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है वो अपने नागरिकों को अधिकार देता है। ये बात बिल्कुल सच है। अगर लोकतंत्र होगा तो अपने नागरिकों को वो अधिकार देता मिलेगा, पक्का देता मिलेगा। लोकतंत्र में जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह दिए जाएंगे तभी वो लोकतंत्र होगा।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक लग रही है। एवरी कंट्री दैट गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन इज ए डेमोक्रेसी। प्रत्येक देश जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है वह लोकतंत्र है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कोई डिक्टेटर भी कुछ अधिकार दे सकता है अपने नागरिकों को। ठीक है, कोई कम्युनिस्ट कंट्री लाइक कंट्री सिंगल पार्टी सिस्टम है चाइना के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ अधिकार तो उन्होंने भी दिए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, अगर मैक्सिमम फंडामेंटल राइट्स कौन दे रहा है वो उतना ही ज्यादा डेमोक्रेटिक हो जाता है। तो ये ठीक है कि प्रत्येक प्रत्येक देश जो लोकतंत्र है तो वो पक्का अपने नागरिकों को अधिकार देता मिलेगा, लेकिन जो देश अपने नागरिकों को अधिकार देता है वो जरूरी नहीं वो लोकतंत्र हो। देखिए, गिविंग राइट इज गुड बट इट इज नेसेसरी नॉट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी के लिए आपको राइट मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। हमारा सही आंसर क्या हो गया? पहले वाला। एवरी कंट्री दैट इज ए डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू इट्स सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, आर दीज रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड? इनमें से कौन सी जो है रेस्ट्रिक्शन जो है वो राइट टू फ्रीडम के ऊपर जो है जस्टिफाई है? तो राइट टू फ्रीडम में हमने देखा था हम कहीं भी घूम सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं अपनी चीजों को, कहीं पर जाकर रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप एक और चीज उसमें बताई गई थी कि आप जो है कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। तो क्या स्वतंत्रता के अधिकार पर यह प्रतिबंध उचित है? तो ये हमें क्या कह रहा है, जो टर्म एंड कंडीशन हर राइट के साथ दी हुई ना, वहां से ये क्वेश्चन क्रिएट इन्होंने कर दिया। तो ये कह रहा है कि इंडियन सिटीजन्स नीड परमिशन टू विजिट सम बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी। जो इंडियन सिटीजन है उनको किस चीज की आवश्यकता है? नीड परमिशन लेने की जरूरत है टू विजिट सम बॉर्डर एरिया ऑफ द कंट्री फॉर रीजन ऑफ सिक्योरिटी। ये तो बिल्कुल सही है, ऐसी रेस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल उचित है, ये वाली रेस्ट्रिक्शन से मैं सहमत हूँ। ठीक है, तो हम इसका आंसर ऐसे नहीं निकालेंगे ए ठीक है, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन ठीक रहेगी। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरियाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। बिल्कुल, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया है, जनजाति एरिया है, वहां पर आउटसाइडर को अलाउ नहीं करते कि वो अपने वहां पे जमीन लेके खरीद के बेच दे और कंस्ट्रक्शन करने लग जाए बड़े बड़ी बिल्डिंग्स का। वो तो बिल्कुल कल्चर को ही डैमेज कर देगा उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। तो कुछ लोकल पॉपुलेशन जो है उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि बाहर के लोगों को वहां पर जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देते। तो ये रेस्ट्रिक्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो ये भी आर्टिकल 19 के अंदर ही दी हुई है रेस्ट्रिक्शन, जब कहा गया था आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, गवर्नमेंट बैन्स द पब्लिकेशन ऑफ ए बुक दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी इन नेक्स्ट इलेक्शन। तो गवर्नमेंट ने जो है बैन कर दी एक बुक के पब्लिकेशन दैट कैन गो अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी, क्योंकि वो उस रूलिंग पार्टी जिसकी गवर्नमेंट बनी हुई है उसके खिलाफ जा सकती है। तो ये वाली जो रेस्ट्रिक्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये गला घोटने वाली बात है। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट ने उसका गला ही घोट दिया। तो ये वाला उचित नहीं लगता, ये दोनों उचित लगते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए प्लस बी। ठीक है, दे सीम्स जस्टिफाइड, वो ज्यादा मान्य लगते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ हमें खाली स्पेस मिल गया है। तो हमने आर्टिकल 24 तक कर लिया है, राइट टू एक्सप्लोइटेशन अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन कर लिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बात करते हैं एक और राइट की जिसका नाम है राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये। ठीक है, तो ये अधिकार शुरू होता है आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 28 तक जो है इसके अंदर जो है इस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो 25 आर्टिकल क्या कहता है? तो सबसे पहले देखिए, धर्म एक पर्सनल मामला है। इसको लिंक करते हुए मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। धर्म एक पर्सनल मामला है, पहले तो हम यही देखेंगे कि पर्सनली हम क्या सोचते हैं। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हो गया, हमारा अपना विवेक क्या कहता है। ठीक है, और उसी तरीके से जो है हम किस धर्म को मानना चाहते हैं, तो इसको जो है इसमें दिया गया है। अब प्रोपगेशन यानी कि आप किस धर्म को प्रोपगेट करते हैं वो इसके अंदर दिया गया है, तो पर्सनल हो गया ये बिल्कुल। उसके बाद आर्टिकल 26 क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। तो मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर जो है इसका मतलब है अब आप रिलीजन से रिलेटेड वर्क्स जो है ना उनको मैनेज कर सकते हैं। आप कहीं जमीन खरीद सकते हैं, कहीं मंदिर मस्जिद बना सकते हैं,
उसका मैनेजमेंट देख सकते हैं, प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से रिलीजियस टाइप की। तो मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर, यानी कि अब आप अपने से बाहर हटके रिलीजन से रिलेटेड जो है अफेयर्स है उनको भी मैनेज कर रहे हैं। पहले खुद को फिक्स किया कि किसकी पूजा करनी है, कौन सा धर्म मुझे सही लगता है, पर्सनल चीज, और उसके बाद दूसरा है मैनेजमेंट। अब 27th क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप जो है धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो धर्म के प्रचार के लिए आप जो खर्च कर रहे हैं उसको आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो टैक्स, ठीक है, ये भी आपको जो है फ्रीडम दी गई है, ये सभी धर्मों के लिए। उसके बाद आर्टिकल 28 लास्ट है, ये क्या कहता है कि अगर किसी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है जो स्टेट फंडेड है, स्टेट से ग्रांट मिलती है, भले ही वो जो है माइनॉरिटीज ट्रस्ट का बना हुआ हो, तो उसमें जो है किसी को फोर्स नहीं कर सकते रिलीजियस एजुकेशन लेने के लिए, किसी को जबरदस्ती रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते अगर वो स्टेट फंडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है। अब लास्ट रह गया राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, ठीक है, तो आप इसे नाम से ही समझ जाएंगे। तो ये दिया गया है आर्टिकल 29 के अंदर, खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए जो है ये आर्टिकल क्रिएट किया गया, ठीक है। माइनॉरिटीज को क्या है कि वो माइनॉरिटीज के कल्चर को प्रोटेक्ट करना, विशेष कल्चर जो माइनॉरिटीज का है, और ये माइनॉरिटीज रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती है। ऐसी माइनॉरिटी लोगों की, जो अल्पसंख्यक लोग जिनकी एक विशेष भाषा है, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 30 क्या कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती हैं। तो अभी देखा था कि ईसाई मिशनरीज अगर मिशनरी स्कूल खोल रही है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है 5 फंडामेंटल राइट हमने कर लिए, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हमने एक और किया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। तो कितने हो गए, और इसके बाद एक और कर लिया है, कौन सा, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। तो 5 हो गए टोटल, 4 ये हो गए, ठीक है, और उसके बाद 5वां ये हो गया। और लास्ट जो फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 32। तो इसको कहते हैं राइट टू रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीन लिया गया है तो ये क्या कहता है, संवैधानिक उपचार देता है कि आप जो है कोर्ट जो है उसमें जा सकते हैं, कोर्ट जो है आपके संवैधानिक फंडामेंटल राइट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो ये जो है इस आर्टिकल को जो है बी आर अम्बेडकर ने जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट लागू ही नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर क्योंकि इसमें कहा गया अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करेगा। तो ये हार्ट एंड सोल है, और इसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इंडिपेंडेंस भी मिलती है कि अगर आपके वो राइट किसी स्टेट ने, किसी गवर्नमेंट ने खरीदे हैं तो कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट होकर आपकी इस राइट को बचाएगी। तो ये सारे हमने अधिकार अब पढ़ लिए हैं। अब बीच बीच में आएंगे तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। देखिए, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर डू वी हैव, तो अभी हमने बात की 5 पहले डिस्कस किए थे, छठा हमने लास्ट में किया, तो टोटल 6 हैं। लेकिन आपसे पूछे कि पहले कितने थे आजादी के टाइम पे, तो 7 थे। कौन सा अधिकार हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया है, ठीक है, जो आर्टिकल 31 के अंदर था, ठीक है। ये पहले फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंदर, लेकिन 1978 में जनता पार्टी सरकार थी जो कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 44th अमेंडमेंट करके इस को हटा दिया और जो है जो प्रॉपर्टी का राइट है उसको लीगल राइट कर दिया, ना कि फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी बनती है। 6 क्यों हो गए 7 की जगह पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, सलमान रुश्दी की वो कौन सी पुस्तक है दैट हैज बीन बैंड इन इंडिया ऑन ग्राउंड ऑफ दैट इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू प्रोफेट मोहम्मद।
तो यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की गई है एनसीईआरटी के अंदर कि भाई कुछ बुक्स भी बैन कर दी जाती हैं कभी कभी, कि भाई ये तो सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही हैं, ठीक है। तो आप जो एक्सप्रेस करते हैं, बुक्स लिखते हैं, उसके अंदर मोरालिटी भी होनी चाहिए और ये पब्लिक सेंटिमेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ये बात तो है उसके अंदर एक टर्म कंडीशन, ठीक है। लेकिन कभी कभी कह दिया जाता है कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे ज़्यादा जो है, एफओई पे जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। अब देखिए, सलमान रुश्दी की बुक है दैट हैज़ बीन बैंड इन इंडिया ऑन ग्राउंड दैट इट इज डिसरिस्पेक्टफुल टू प्रॉफिट। तो कभी कभी ये क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे पूछ लेता है कि सलमान रुश्दी की कौन सी पुस्तक है, ठीक है, जिस ये तो एक थ्योरी हो गई कि भारत में इस आधार पर बैन कर दिया गया कि पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपमानजनक है। तो ये सही आंसर है मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन एक बुक है, काफी फेमस है, जो कि सलमान रुश्दी ने लिखी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, कितनी एज के नीचे जो है, कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एन इन फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डस वर्क। तो ये हमने देखा था कि आर्टिकल 24 के अंदर हमने ये चीज देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि जो चिल्ड्रन है उनको किसी हैजार्डस वर्क में जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते, और खासतौर से 14 साल से नीचे वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके बारे में ये बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो 14 साल से नीचे वाले जो अंडर एज बच्चे हैं उनको माइंस में, फैक्ट्री में और किसी हैजार्डस वर्क में नहीं लगा सकते। आर्टिकल भी आपको बता दिया है, आर्टिकल 24 है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आपको सारे आर्टिकल मैंने एक बार करवा दिए और दोबारा रिवाइज अब हो रहे हैं। विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए आपको फिर से वो रिवाइज हो गया है। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? किसको? राइट टू इक्वेलिटी को कहा गया है क्या? और राइट टू इक्वेलिटी में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, 14 से 18 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक है। 4, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 के अंदर है। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो है आपने देखा था 29 और 30 है, ठीक है। तो ये देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इसी की वजह से जो है फंडामेंटल, बाकी फंडामेंटल राइट सुरक्षित रहेंगे। इसका कहना है कि अगर आपके फंडामेंटल जो है राइट वायलेट होते हैं या उनको रोकने की कोशिश की जाती है तो आप क्या करेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स के बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया सी। और ये बात किसने कही, हृदय और आत्मा? ये बी आर अम्बेडकर ने कही थी। बी आर अम्बेडकर को आधुनिक भारत का जो है मनु भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है उसको। अब देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, कौन से साल में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? अब देखिए, सबसे पहले देखिए मानवाधिकार की जो चार्टर है उसका स्टार्ट जो है 1948 में यूनाइटेड नेशन ने किया था। लेकिन भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में की गई थी, ठीक है। तो 1993 में इसकी जो है स्थापना तो हो गई थी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष है उसके लिए योग्यता क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो तब ही जो है वो बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है, ठीक है। तो आज के टाइम पे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो माइनॉरिटी कमीशन, सॉरी ह्यूमन राइट कमीशन है, उसका अध्यक्ष कौन है? HL दत्तू नाम से एक व्यक्ति हैं जो कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए, मानवाधिकार वो हैं जो यूनिवर्सली हर मानव को पूरे संसार में मिलने चाहिए, ऐसी एक थ्योरी है, उनको मानवाधिकार कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर, एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम से एक संस्था है, वो किसके लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के लिए, ट्रेड यूनियंस के लिए, पुअर चिल्ड्रन के लिए, या डेप्राइव्ड पीपल के लिए? तो एक बार फिर से देखते हैं कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो किसके लिए काम करती है, ठीक है। तो मानव अधिकार के लिए काम करती है, ठीक है, मानव अधिकार के लिए काम करती है। मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो ये आवाज उठाती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप न्यूज में पढ़ भी लेंगे, कई बार आता रहता है। अब एक क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के कितने घंटे के अंदर जो है
गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति जो है उसको गिरफ्तारी के कितने घंटे के बाद भीतर जो है निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 22 की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि आपको क्यों पकड़ा गया ये बताया जाए, आपको वकील प्रोवाइड किया जाए, इसके अलावा 24 घंटे में आपको पेश किया जाए, लेकिन ट्रैवलिंग टाइम को इस 24 घंटे में काउंट न किया जाए। तो हो गया हमारा आंसर 24 घंटे के अंदर जो है उनको अंदर वहां पे लाना होता है। और लेकिन आर्टिकल कौन सा है? 22। और ये जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर ही चल रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रोंग? कौन सी स्टेटमेंट रोंग है? वी हैव फ्रीडम टू ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री। अब देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन नहीं आंसर में है, तो आपको एक रोंग पूछी है, मतलब एक रोंग होगी और 3 ठीक होंगी। ठीक है, वी हैव द फ्रीडम टू ट्रेवल एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ठीक है। वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी ठीक है। और उसके बाद अनटचेबिलिटी इज नॉट ए पनिशेबल ऑफेंस, ये गलत है। आर्टिकल 17 कहता है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है, कोई अगर अस्पृश्यता छुआछूत करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा गलत है और गलत ही हमको ढूंढना था। और इसके बाद देखिए एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, तो ये आर्टिकल 14 के अंदर कहा गया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब हमारा बस एक ही गलत है और वही हमसे पूछा है। अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, ठीक है, कानून के समक्ष सभी समान है, तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देख लेते हैं। व्हाट इज मेंट बाय राइट्स? राइट्स क्या होते हैं, अधिकार क्या होते हैं? देखिए, वंस डिमांड टू गेट एनीथिंग विदाउट शेयरिंग विद अदर, क्या ये दूसरों की डिमांड है कि मैं दूसरों पे जो है साझा नहीं करूंगा, कोई भी चीज, कुछ पाने की मांग है, ऐसी चीज मुझे मिले और मैं दूसरों से साझा नहीं करूंगा। क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, अन्य साथियों, समाज और सरकार पर एक व्यक्ति का दावा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरे के साथ साझा किए बगैर, ये वाली टर्म गलत हो जाएगी। अगर वो हो गया तो इसका मतलब आप अपने अपने राइट देख रहे हो, दूसरों के राइट नहीं देख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरों के साथ साझा किए बगैर अगर हो गया तो वो राइट नहीं होते। राइट तो इक्वली आप म्यूचुअली जो है उसको जो है शेयर करते हैं, म्यूचुअली जो है सबको राइट्स मिले हुए हैं। देखिए क्लेम ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स, ये ठीक है। ये दावा है एक व्यक्ति का अपने साथियों, समाज और सरकार पर कि मुझे कुछ अधिकार मिल दो, मैं ये अधिकार चाहता हूँ। नॉट पोजेसिंग एनी फ्रीडम, कोई स्वतंत्रता नहीं लेना अधिकार है क्या? ये भी गलत है। और नन ऑफ द वो भी गलत हो गया, तो हमारा सही आंसर हो गया बी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद ने किस मौलिक अधिकार के तहत नागरिकों को सूचना का अधिकार देने का कानून बनाया है? देखिए, अंडर विच फंडामेंटल राइट हैज पार्लियामेंट इनेक्टेड ए लॉ गिविंग राइट टू इंफॉर्मेशन टू सिटीजन। ठीक है, तो ये कौन से अधिकार के अंदर दिया गया है? देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर आरटीआई क्या करेगी? सिंपल सा भी आपको देखने की जरूरत है कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसके अंदर आरटीआई क्या करने वाली है? कुछ नहीं होगा। आरटीआई की कोई क्या चीज करना है धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर? तो पहला तो ऑप्शन कट ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए समानता, राइट टू फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से ये इक्वलिटी वाले में भी नहीं आता। देखिए इसमें क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो आप, इसका मतलब आप कुछ जानना चाहते हो और फिर एक्सप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, तो ये अधिकार जो आपको दिया गया है ना, वो इस बी के अंदर दिया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें तो सभी अधिकारों को प्रोटेक्ट करना ही, तो वैसे भी कट जाएगा। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट जो और एक्सप्रेशन है, इसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो है आर्टिकल 19 के अंदर है। इमरजेंसी के टाइम ये जो है सस्पेंड हो जाता है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि आप कहीं पर भी रह सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं विदाउट आर्म्स, कहीं पर इकट्ठे हो सकते हैं, भारत में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं जो संविधान जो है आपको अनुमति देता है। इतनी सारी चीजें, तो सूचना का अधिकार इसके अंदर दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप जो है चीजें जानना चाहते हैं, ठीक है, इसी वजह से जो है आपको सूचनाएं मिलती है इसी अधिकार के अंदर। सभी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन किए मांग करने के अधिकार को क्या कहा जाता है? देखिए, द राइट टू सीक द एनफोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट, वो अधिकार जो सीक करता है, डिमांड करता है टू इन्फोर्स द ऑल फंडामेंटल राइट,
तो यानी कि सभी फंडामेंटल राइट जो है वो अच्छे से एनफोर्स किए जाए, लागू की जाए, इसकी डिमांड कौन सा करता है? तो ये तो अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अकेला नहीं कर रहा है, राइट टू फ्रीडम भी नहीं कर रहा है। तो ये वही है आर्टिकल 32, द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेड बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, यही वो संविधान का फंडामेंटल राइट है जो कि दूसरे राइट्स के इन्फॉर्मेशन पर जोर देता है। ठीक है, और कहता है अगर इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट नहीं मिले हुए हैं तो आपको जो है कोई बात नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट जो है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है ये भी पूछ लेता है, तो जो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट कौन है वो भी सुप्रीम कोर्ट ही है। अब करते हैं क्वेश्चन 17 की बात। व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर रेफर टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को किस रूप में संदर्भित किया? द ब्रेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है। द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें हार्ट भी है और सोल भी, ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। बाकी में देखिए, द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारी संविधान का दिल, हमारी संविधान की आत्मा। लेकिन असल में क्या है, हमारी संविधान का दिल और आत्मा दोनों है। तो ये B.R. अम्बेडकर ने किसके बारे में कहा? आर्टिकल 32 के बारे में कहा कि फंडामेंटल राइट बहुत फंडामेंटल है, लोगों को मिलने चाहिए, और आर्टिकल 32 उसमें हेल्प कर रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? तो आपसे रेंज पूछिए कि कौन से आर्टिकल्स में जो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो हमने आपको बताया कि 25 से लेकर 28 तक 4 आर्टिकल जो हैं, उसमें 25 में आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, तरीके से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। उसके बाद रिलीजियस अफेयर्स को जो है आप मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। 27 वह कहता है कि आप जो है अगर किसी को धर्म का प्रचार करें तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और 28वां कहता है कि अगर स्टेट फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। अब 20वें क्वेश्चन की बारी है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी? तो कौन सा पार्ट जो है वो आर्टिकल है वो अनटचेबिलिटी को हटाता है? तो आपको देखिए सारे बताएं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और आर्टिकल 15 क्या कहता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कास्ट, क्रीड के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जनजाति के बेस पे, या फिर आपकी स्किन कलर के बेस पे, या जेंडर के बेस पे, कोई ये भी जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड नहीं। और आर्टिकल जो है 18 कहता है कि आप टाइटल्स जो है वो अबोलिश कर दीजिए सबको, और सरकार जो है वो भी किसी को टाइटल नहीं देगी, बस प्रोफेशनल टाइटल जैसे डॉक्टर लगा सकते हैं, या मिलिट्री पर्सन लगाते हैं, मेजर लगाते हैं, तो वो टाइटल तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई टाइटल नहीं मिलेगा। तो हमारा अनटचेबिलिटी हमारा किस में आ गया? आर्टिकल 17 में आ गया। हमने बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ लिया है। आर्टिकल 17 जो है वो प्रोवाइड करता है कि अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, किसी को छुआछूत करेंगे तो आपको जेल हो सकती है। तो देखिए हमने थ्योरी कर ली है इसकी, उसके बाद 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार और आपको थ्योरी का पार्ट कवर करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फंडामेंटल राइट आपकी टिप्स पे होने चाहिए, इसलिए मैं इसको जो है 2 पार्ट में ही करवाऊंगा। और 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकंड पार्ट जो है फंडामेंटल राइट, ये स्पेशल क्लास ऑन डिमांड है। ठीक है, और ये जो है फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आ ही रहा है, तो ये KVS DSSB दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। फिर से आपको जो है एक रिवीजन के लिए मैं जो है 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा। उस 20 क्वेश्चन करने के बाद आपको जो है बिल्कुल टिप्स पे चीजें हो जाएंगी, क्योंकि फिर से मैं 2 बार हर आर्टिकल को रिवाइज करवाने वाला हूँ। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट में जो हम बात करते हैं टाक आपस की बात करते हैं, तो उसमें आपको बस ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करते रहना है। सबसे पहले तो मेहनत से नहीं घबराना है। आपको क्या लगता है कि मैं ये रिकॉर्डिंग किस समय कर रहा हूँ? मुझे लगता है 3 से ऊपर टाइम बच गया है रात के, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेहनत से नहीं घबराना है। जब हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो मेहनत कीजिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता है आपको पढ़ाना, मेहनती बच्चों को पढ़ाना हमें अच्छा लगता है, और आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हम देखते हैं कि कुछ बच्चे रेगुलर रहते हैं बिल्कुल वीडियोज़ पे, मतलब वीडियोज़ को देखते हैं हमेशा, और बिल्कुल वो उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं ना, आप उतना ही रिवीजन करें साथ साथ, आप में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आप रेगुलर तो रहिए। 1 महीने बाद, अगर 1 महीने बाद आप खूब अच्छा पढ़ते हैं, तो जब दूसरे महीने में जाते हैं
तो आप कुछ क्वेश्चंस को यहाँ सोल्व कीजिए और फिर कुछ क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कीजिए। अपने आप आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ हमने जो है इंक्रीमेंट कर लिया, और फिर उससे बाद 1 महीने बाद आप बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट किए मिलते हैं। तो यही एक तरीका है पढ़ने का, कोई चमत्कार नहीं होता है। ठीक है, पढ़ाई जो है ना, देखिए मैंने कहा था एक वीडियो में कि पढ़ाई एक बहुत मेहनत वाली चीज है, हर किसी के बस की नहीं, हर किसी में गट्स नहीं है। मेहनत की चीज है, मेहनती बच्चे ही कर पाते हैं पढ़ाई, सब में गट्स नहीं है। ये चीज का आइडिया लगाइए लगाइए कि आपके आसपास दोस्त बाहर घूम रहे होते हैं, कोई कोई शिमला घूमने गया, कोई कहीं घूमने गया हुआ है, और आप अपने आप को एक चार दीवारी के अंदर, एक कमरे के अंदर रोक लेते हैं और अपनी सारी इच्छाओं को मार के पढ़ते हैं। तो ये जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हैं ना, ये सेक्रीफाइस आपको वहां लेके जाएगा जब आपको गवर्नमेंट भेजेगी घूमने के लिए एलटीसी दे के। ठीक है, वो आपको ट्रांसपोर्ट जो है कैश देगी, जो आप कहीं बाहर घूम के आ सकते हैं। तो जब आप देखेंगे तो एक चीज कहते हैं कि पहले तो लोग आप पर हंसेंगे, पहले तो वो आपकी मेहनत पर हंसेंगे, उसके बाद जब आप आगे बढ़ने लगेंगे तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, और फिर आपको फाइनली जो है जब आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे वो आपको फॉलो करेंगे और कहेंगे कि देखो जैसे उसने किया वैसे करना चाहिए। ठीक है, और अभी क्या कहेंगे, ये तो पागल है, ये तो ऐसे ही लगा रहता है, इसके बस का कुछ नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, ये स्टेप है। लोग आपके पे हंसते हैं तो वो पागल हैं, ये सोच लीजिए, क्योंकि उनके बस की कुछ नहीं है। और क्रिटिसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको फॉलो भी करने लग जाएंगे, मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। ये किसने कहा था, ये फर्स्ट दे लाफ देन दे क्रिटिसाइज एंड देन दे फॉलो, ये महात्मा गांधी ने कहा था, और भी किसी सेंट ने कह दिया होगा, किसी संत ने। ठीक है, तो मुझे तो ये महात्मा गांधी की कोटेशन से ही मिली थी कहीं पे। ठीक है, तो आपको मेहनत करते रहना है। आप जो है ना बेस्ट हैं, इसको ध्यान रखना है। बस आपने अपने अंदर का जो ऑप्टिमम बेस्ट है उसको अभी यूटिलाइज नहीं किया है। आप अपने आपको कम आंक रहे हैं। ठीक है, आपने पहले कम मेहनत की हुई है, कम पढ़े हुए हैं, ज़्यादा सिंसियर नहीं पढ़े हुए, इसलिए आप अपने आप को कम मानते हैं। लेकिन पोटेंशियल आप में पूरा है। ठीक है, पोटेंशियल आप में पूरा है। डिपेंड करता है कि कितने और जो है आप अपने आप को जो है पेन दे रहे हो। पढ़ाई नो पेन नो गेन, तो वो और जितने ज्यादा लेंगे तो आप टॉपर्स वाली सीट पे जाके बैठना चाहते हैं। तो कोई भी बच्चा ये मत पूछिए किसी भी एग्जाम का, मैं इस चीज को अच्छा नहीं मानता कि कट ऑफ कितने पे जाएगी। कट ऑफ कितने पे जाएगी, नहीं, गलत बात है। कट ऑफ मान लीजिए किसी एग्जाम की 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का एग्जाम है और चली गई 120 पे, तो आप क्या इसके लिए टारगेट कर रहे हो? और 2-3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, जैसे आपने क्विज में ऑप्शन गलत पढ़ के किए हैं, तो आप तो नीचे रह जाएंगे। आप कट ऑफ नहीं, आप देखिए अपर कट कितना होगा, यानी कि टॉपर कितना होगा, उस पर पहुंचिए। जब इसके लिए टारगेट करेंगे, थोड़ा नीचे भी रह जाएंगे तो सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, ऐसे फॉर्मेलिटी मत कीजिए, फॉर्मेलिटी करना तो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने जो कोर्स किया है, किसी ने डीएड किया है, किसी ने बीएड किया है, वो कुछ हासिल करने के लिए तो किया है ना, या ऐसे करके बस एक डिग्री रख दी, अब इसको फाइनल मकाम तक पहुंचाओ भाई। आपने कहीं से भी डीएड की, कहीं से भी बीएड की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस बीएड और डीएड की जो तैयारी है वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगी जितना आप एग्जाम की स्पेशल तैयारी करते हैं ना, वो तैयारी अलग ही होता है। आप पीजीटी की तैयारी करते हैं, तो पीजीटी की तैयारी का मतलब वो नहीं है जो आपने एमए में पढ़ लिया बस वो चल गया। पीजीटी की एक स्पेशल तैयारी होती है जो अभी करनी है, और अभी आपने वो बेस्ट कर ली तो आपने पीछे कितना भी कम पढ़ा हो, आप जो है एग्जाम को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको अपना ये जो है ना, इस चीज को फाइनल एग्जाम मकाम तक जो शुरू किया उसको खत्म करो भाई, ऐसे मत करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जय हिंद जय भारत। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। निश्चय ही जो है आप जो है एक सक्सेसफुल पाथ पे चल रहे हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। रेगुलरिटी बना के रखिए, हम भी रेगुलर आपके साथ। मिलते हैं।